नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैदान जी के एक्सप्लेन चैनल पे, जहां हम हर विषय को सरल, आसान और डायग्राम की सहायता से समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन क्या है, ठीक है? कोशिका विभाजन क्यों ज़रूरी है और कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। और दोस्तों लास्ट में हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों कोशिका विभाजन को समझते हैं। कोशिका विभाजन क्या है? ठीक है, देखिए, जब एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाओं का निर्माण करती है, इसी प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है, यानी कोई कोशिका है वो विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाओं का निर्माण कर रही है। ठीक है, तो यह जो प्रक्रिया हुई है ना, इसी प्रक्रिया को कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, रुडोल्फ विर्चोव ने 1855 में सर्वप्रथम कोशिका विभाजन को देखा। ठीक है, वैज्ञानिक थे रुडोल्फ विर्चोव, उन्होंने 1855 में सबसे पहले कोशिका विभाजन को देखा। ठीक है दोस्तों, इन्होंने एक सिद्धांत दिया, उन्होंने कहा कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनती है, यानी कोई कोशिका जो बन रही है वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनती है। ठीक है, आइए दोस्तों अब समझते हैं कोशिका विभाजन क्यों जरूरी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, कोशिका विभाजन क्यों जरूरी है। फर्स्ट, जीव की वृद्धि के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा जो जीव होते हैं वो पहले छोटे होते हैं, वो फिर धीरे धीरे वृद्धि करके बड़े होते हैं। ठीक है, तो जीव की जो वृद्धि होती है वो कोशिका विभाजन की वजह से होती है, इसलिए कोशिका विभाजन जरूरी है जीव की वृद्धि के लिए। ठीक है, सेकंड, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए। जो ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं उनकी जो मरम्मत होती है उसके लिए सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन जरूरी है। ठीक है, थर्ड है प्रजनन के लिए। आइए दोस्तों अब समझते हैं कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। देखिए दोस्तों, कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों कोशिका विभाजन का जो फर्स्ट प्रकार है असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस, इसको समझते हैं। देखिए, असूत्री विभाजन दोस्तों बहुत ही सरल, आसान कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, यानी असूत्री विभाजन जो है ना दोस्तों, बहुत ही सरल और आसान कोशिका विभाजन है। ठीक है, असूत्री विभाजन अविकसित कोशिकाओं में होता है। ठीक है, अविकसित कोशिकाएं किन जीवों में होती है? जीवाणु, नील शैवाल, अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है दोस्तों, ये जो जीव है ना इनकी कोशिकाएं अविकसित होती है और इन्हीं कोशिकाओं में असूत्री विभाजन होता है। ठीक है, असूत्री विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें केंद्रक सीधे दो भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, यानी इनमें जो केंद्रक होता है वो सीधा दो भागों में विभाजित हो जाता है। केंद्रक धीरे धीरे बीच से सिकुड़ता है और दो हिस्सों में विभाजित हो जाता है। केंद्र के विभाजित होने के बाद कोशिका का जो द्रव्य होता है वो भी दो भागों में बढ़ जाता है और दोस्तों लास्ट में ये कोशिका से दो नई डॉटर सेल्स बनती है। ठीक है, तो दोस्तों ये था असूत्री विभाजन, बहुत ही सरल और आसान। ठीक है दोस्तों, आइए अब सेकंड प्रकार समझते हैं, समसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन का सेकंड प्रकार है समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस। ठीक है दोस्तों, आइए माइटोसिस को समझते हैं। देखिए दोस्तों, समसूत्री विभाजन माइटोसिस वह प्रक्रिया है जिसमें एक मात्र कोशिका दो समान पुत्र कोशिकाओं में विभाजित होती है। ठीक है, और दोनों में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, यानी जितने गुणसूत्र मात्र कोशिका में होंगे उतने ही गुणसूत्र पुत्र कोशिकाओं में होंगे। ठीक है, यानी दोनों में गुणसूत्रों की संख्या समान होगी। ठीक है, समसूत्री विभाजन की खोज जर्मन के वैज्ञानिक थे वाल्थेन फ्लेमिंग, उन्होंने की थी 1879 में। ठीक है, 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यह विभाजन केवल कायिक कोशिकाओं में होता है, नहीं सोमेटिक सेल्स जो होते हैं उनमें समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, और दोस्तों इसका मुख्य कार्य है घाव भरना और कटे फटे अंगों की मरम्मत करना, यानी जो अंग हमारे कट फट जाते हैं उनकी जो मरम्मत होती है वो समसूत्री विभाजन की वजह से होती है। ठीक है, समसूत्री विभाजन के दो मुख्य चरण होते हैं, कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ठीक है दोस्तों, कार्योकाइनेसिस में दोस्तों केंद्र का विभाजन होता है और साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म जो होता है उसका विभाजन होता है। ठीक है, कार्योकाइनेसिस के 5 चरण होते हैं, इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस। ठीक है दोस्तों, आइए सभी को एक एक करके समझते हैं। जो हमारा फर्स्ट चरण है इंटरफेज, इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता। ठीक है, केवल विभाजन की तैयारी होती है। ठीक है, यानी विभाजन की तैयारी जो होती है वो इंटरफेज में होती है। ठीक है, और दोस्तों इसमें डीएनए की प्रतिकृति बनती है। ठीक है, कोशिका की वृद्धि होती है यानी कोशिका बड़ी हो जाती है और दोस्तों इस पर कुल समय 95% खर्च होता है, यानी जितना समय कोशिका विभाजन में लगता है ना उसका 95% समय इसी इंटरफेज में लगता है। ठीक है, इसके बाद आता है सेकंड, प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है? डीएनए संकुचित होकर गुणसूत्र बनाते हैं।
ठीक है, इन्हें डीएनए जो है वो संकुचित होकर गुणसूत्र बनाते हैं, ठीक है। नाभिक की झिल्ली यानी जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है और नाभिक लुप्त हो जाते हैं, ठीक है। स्पिंडल तंतु बनते हैं और सेंट्रियोल्स जो है तारकाएँ जो है वो ध्रुवों पर चले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड मेटाफेज़। मेटाफेज़ में क्या होता है? मेटाफेज़ में दोस्तों सभी गुणसूत्र कोशिका की मध्य रेखा पर एक लाइन में लग जाते हैं, ठीक है। जैसा आप देख सकते हैं ये गुणसूत्र मध्य रेखा में एक लाइन में लग गए, ठीक है। स्पिंडल तंतु सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं। जो स्पिंडल तंतु बने हैं ना वो सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं, ठीक है। यही वह अवस्था होती है जहाँ क्रोमोसोम्स सबसे स्पष्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। यानी इसी अवस्था में क्रोमोसोम्स जो है वो सबसे साफ स्पष्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है फोर्थ एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है दोस्तों? सेंट्रोमियर जो है वो टूट जाता है, यानी जो ये सेंट्रोमियर है वो टूट जाता है और क्रोमेटिड जो है, क्रोमेटिड जो बने हैं विपरीत ध्रुवों की ओर खींचते हैं, ठीक है। सेंट्रोमियर टूटने के बाद जो क्रोमेटिड बने हैं ना वो क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों की ओर खींचते हैं, ठीक है। इसे विभाजन की अवस्था कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आता है 5 टेलोफ़ेज़। टेलोफ़ेज़ में क्या होता है दोस्तों? गुणसूत्र जो है उन्हें डिकंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। अर्थात गुणसूत्र फिर से फैल जाते हैं और क्रोमेटिन में बदल जाते हैं। इसका मतलब होता है कि गुणसूत्र फिर से अपने मूल रूप में लौट आते हैं, ठीक है। नाभ की झिल्ली दोबारा बनती है और 2 नाभिक तैयार होते हैं, ठीक है। स्पिंडल जो तंतु बनते हैं ना वो समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कार्योकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है। यानी समसूत्री विभाजन का जो फर्स्ट चरण होता है कार्योकाइनेसिस वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब आता है सेकंड साइटोकाइनेसिस। देखिए दोस्तों साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? साइटोकाइनेसिस में जो साइटोप्लाज्म होता है उसका विभाजन हो जाता है, ठीक है। और अंत में बनती है 2 पूर्ण समान डॉटर सेल्स, ठीक है। इन डॉटर सेल्स में जितनी गुणसूत्र मात्र कोशिका में होंगे उतनी गुणसूत्र इन डॉटर सेल्स में होंगे, ठीक है। यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, ठीक है, आपको याद रखना है। कोशिका विभाजन का थर्ड और लास्ट प्रकार है दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस, ठीक है। देखिए अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस वह प्रक्रिया है जिसमें एक मात्र कोशिका 4 पुत्र कोशिकाओं में विभाजित होती है, ठीक है। यानी एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती है, ठीक है। और प्रत्येक पुत्र कोशिका में गुणसूत्र की संख्या आधी होती है, ठीक है। यानी जितने गुणसूत्र मात्र कोशिका में होते हैं उसके आधे गुणसूत्र पुत्र कोशिका में होते हैं, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन की खोज बालगेम एनजी मैन ने की थी, ठीक है। लेकिन इसका अध्ययन सर्वप्रथम स्टार्सबर्गर ने किया था 1888 में, ठीक है। फर्मर तथा मूर ने 1905 में कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम दिया, ठीक है। फर्मर तथा मूर वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1905 में कोशिका में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ना इसको मियोसिस नाम दिया, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है, ठीक है, जैसे शुक्राणु और अंडाणु, ठीक है। इसका मुख्य कार्य होता है नई संतति में आनुवांशिक विविधता लाना, ठीक है। आनुवांशिक विविधता क्या होता है? देखिए जब एक ही प्रजाति के 2 व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जैसे मनुष्य है, 2 मनुष्य है, दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? आँखों का रंग, दोनों की आँखों का रंग अलग होगा, ठीक है, दोनों का कद अलग होगा, दोनों की त्वचा का रंग अलग होगा, ठीक है, बालों की बनावट दोनों की अलग होगी, ठीक है। तो यही जो अंतर है ना, इसी अंतर को आनुवांशिक विविधता कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या को स्थिर बनाए रखना, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या को स्थिर बनाए रखना अर्धसूत्री विभाजन का मुख्य कार्य होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस के 2 मुख्य चरण होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, ठीक है। यानी अर्धसूत्री विभाजन कोशिका में 2 बार होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, ठीक है। और दोस्तों दोनों चरणों में कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस शामिल होते हैं, यानी मियोसिस फर्स्ट में भी कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होंगे और मियोसिस सेकंड में भी कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस शामिल होंगे, ठीक है। और दोस्तों लास्ट में एक मात्र कोशिका से 4 पुत्र कोशिकाएँ बनती हैं, ठीक है। और दोस्तों इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, यानी जितने गुणसूत्र मात्र कोशिका में होते हैं उसके आधे गुणसूत्र पुत्र कोशिका में होते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था समसूत्री विभाजन में काइनेसिस के 5 चरण होते हैं, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ठीक है। ऐसे ही 5 चरण मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में होते हैं, ठीक है। जिस तरह से समसूत्री विभाजन में ये 5 चरण कंप्लीट होते हैं ना, सेम ऐसे ही मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में कंप्लीट होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज है ना वो अलग तरीके से कंप्लीट होता है, ठीक है। और समसूत्री विभाजन की तरह जैसा प्रोफेज कंप्लीट होता है ना ऐसा ही मियोसिस सेकंड में कंप्लीट होता है। और मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट अलग तरीके से कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पे हम केवल मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट ही पढ़ेंगे,
ठीक है, क्योंकि ये सबसे अलग तरीके से कंप्लीट होता है, ठीक है। बाकी के जितने भी चरण है ना, वो सेम टू सेम समसूत्री विभाजन की तरह ही कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट। दोस्तों यह सबसे लंबा और जटिल चरण होता है, ठीक है, यानी प्रोफेज फर्स्ट जो है सबसे लंबा और जटिल चरण होता है, ठीक है। इसमें दोस्तों कई उपचरण होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिफ्लोटीन और गाइकेनेसिस, ठीक है दोस्तों। देखिए लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स पतले धागों जैसे दिखाई देते हैं, यानी क्रोमोसोम्स जो है ना पतले धागे जैसे दिखाई देते हैं, जैसे धागे होते हैं ना पतले पतले, क्रोमोसोम्स ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है, समरूप क्रोमोसोम्स जोड़ी बनाते हैं, यानी जो क्रोमोसोम्स है ना वो जोड़ी बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है पैकेटिन। पैकेटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है, यानी अनुवांशिक की अदला बदली होती है, ठीक है। उसके बाद आता है डिफ्लोटिन। डिफ्लोटिन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स अलग होने लगते हैं, यानी जो क्रोमोसोम्स है ना वो अलग होने लगते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है डाइकेनेसिस। डाइकेनेसिस में क्या होता है, नाभिकीय झिल्ली जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है और नाभिक जो होता है वो लुप्त हो जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों यह चरण आनुवंशिक विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और दोस्तों बाकी के जो चरण है ना, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, सेम इसी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे जिस तरह से संस्कृति विभाजन में कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कार्योकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद में एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती है और इन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिर दोस्तों मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद में मियोसिस सेकंड होता है। मियोसिस सेकंड इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगा जिस तरह से संस्कृति विभाजन कंप्लीट होता है, ठीक है। और दो कोशिकाओं से चार कोशिकाएं बन जाएगी, ठीक है। और दोस्तों इन ये जो दो कोशिकाओं से चार कोशिकाएं बनी है ना, इनमें गुणसूत्रों की संख्या समान होगी, यानी जितने गुणसूत्र दो कोशिकाओं में होंगे इतने ही गुणसूत्र इन चार कोशिकाओं में होंगे, ठीक है। इनमें गुणसूत्रों में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन, ठीक है। आइए दोस्तों सेल डिवीजन के आधार पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन का सर्वप्रथम सिद्धांत किसने दिया था। देखिए दोस्तों कोशिका विभाजन का सर्वप्रथम सिद्धांत रुडोल्फ विर्चोव ने दिया था, ठीक है। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, रुडोल्फ विर्चोव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों असूत्री विभाजन जो है ना दोस्तों अविकसित कोशिकाओं में होता है, ठीक है। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अविकसित कोशिकाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें असूत्री विभाजन होता है, ठीक है। यानी असूत्री विभाजन किन में होता है, ठीक है। दोस्तों आपको याद रखना है असूत्री विभाजन जीवाणु में होता है, ठीक है। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जीवाणु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। देखिए दोस्तों समसूत्री विभाजन की खोज फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, फ्लेमिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोसिस किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है, ठीक है। यानी समसूत्री विभाजन किस कोशिकाओं में होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों आपको याद रखना है, अभी हमने पढ़ाया भी था, जो काय की कोशिकाएं होती है उनमें समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, काय की कोशिकाएं, ठीक है, यानी सोमेस्टिक सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह चरण जिसमें गुणसूत्र सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, ठीक है। यानी वह चरण कौन सा है जिसमें गुणसूत्र सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मेटाफेज जो है ना उसमें गुणसूत्र सबसे स्पष्ट दिखाई देते हैं। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मेटाफेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जिसमें क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों की ओर खींचते हैं, यानी क्रोमेटिड जो है विपरीत ध्रुवों की ओर खींचते हैं, वह कौन सी अवस्था होती है। तो दोस्तों एनाफेज जो होता है, एनाफेज अवस्था जो होती है उसमें क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों की ओर खींचते हैं। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, एनाफेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र पुनः क्रोमेटिन में बदल जाते हैं, यह किस चरण में होता है, ठीक है। गुणसूत्र पुनः क्रोमेटिन में बदल जाते हैं, यह किस चरण में होता है। तो दोस्तों यह होता है टेलोफेज में, ठीक है। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, टेलोफेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी।
देखिए दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन की खोज बाल्गियम एनजीमैन ने की थी। ठीक है, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बाल्गियम एनजीमैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेज फर्स्ट का सबसे पहला उपचरण कौन सा है? ठीक है, यानी प्रोफेज फर्स्ट जो है उसका पहला उपचरण कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों प्रोफेज फर्स्ट का पहला उपचरण है लेप्रोटिन। ठीक है, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, लेप्रोटिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों की संख्या आधी कब होती है? ठीक है, इन गुणसूत्रों की संख्या आधी कब होती है? तो दोस्तों एनाफेज फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। ठीक है, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, एनाफेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियोसिस का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, यानी अर्धसूत्री विभाजन का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों आनुवांशिक विविधता लाना। ठीक है, आनुवांशिक विविधता लाना जो है मियोसिस का मुख्य कार्य है, यानी अर्धसूत्री विभाजन का मुख्य कार्य है आनुवांशिक विविधता लाना। ठीक है, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, आनुवांशिक विविधता लाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में मुख्य अंतर क्या है? ठीक है, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में मुख्य अंतर क्या है? तो देखिए दोस्तों, एक में गुणसूत्रों की संख्या घटती है। ठीक है, यानी अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, जबकि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या सेम होती है। ठीक है, तो यही एक अंतर है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी, एक में गुणसूत्रों की संख्या घटती है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कोशिका विभाजन क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है और यह हमारे जीवन में क्यों इतना महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर